हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं और आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट कम पढ़ेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसके बेसिस पे हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। ठीक है भाई, और आज की क्लास का जो अपना मेन मुद्दा है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या है आज की क्लास का मुद्दा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लो। और भाई साहब, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास अगर आपने कर ली तो मतलब आप समझ लो कि एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। जैसे हम लोग एनर्जी डायग्राम पढ़ रहे थे, ठीक है भाई, एनर्जी डायग्राम पढ़ रहे थे और उसी एनर्जी डायग्राम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसी एनर्जी डायग्राम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एनर्जी डायग्राम। अगर एनर्जी डायग्राम की बात करेंगे तो उसके लिए पहले एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं अब टोटल एनर्जी की, है ना, टीई की बात करेंगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। और ये वैल्यू किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस इतना सा फॉर्मूला है, इसी पे फिर पूरा खेल है। यही फॉर्मूला है, इसी पे पूरा खेल है, इसी पे सारे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। टोटल एनर्जी कितना होगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो क्या होगा बताना? 4H एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? बोलो 1। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब वो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई एन स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी इज -13.6 बाई एन स्क्वायर। अब आप खुद बताइए, अगर हम लोग एन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगा? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सिंपल है भाई, ये एन है, एन हमें नीचे दिखाई दे रहा है। एन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आपको लगेगा कि ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी, जो कि लगना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म वो डिक्रीज करेगा, लेकिन एक माइनस भी तो लगा हुआ है और इस माइनस की वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो पहले तो ये समझना है कि n जब इंक्रीज करेंगे ना तो भाई टोटल एनर्जी क्या करता है? अपना इंक्रीज ही करता है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगा -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और ये सारी बातें हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। जब हम लोग यही बात हीलियम प्लस के लिए करेंगे तो सारी चीजें 4 गुना हो जाएंगी, 4 टाइम्स हो जाएंगी, क्योंकि जेड का स्क्वायर आएगा तो जेड की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो सारी चीजें 4 टाइम्स हो जाएंगी। लेकिन हाइड्रोजन के लिए समझ लेते हैं, फिर बाकी सारी चीजों के लिए अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, n की वैल्यू 2 करेंगे तो क्या होगा? टोटल एनर्जी विल बी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 अपॉन 4। और ये वैल्यू सजेस्ट किया जाता है कि आपको याद होनी चाहिए, आपका एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट होगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -13.6 अपॉन 4, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। अच्छा, इन दोनों में बताओ ना कौन बड़ा है? -13.6 एंड -3.4 में से कौन बड़ा है? कुछ लोग बोलेंगे -13.6। फिर तो भाई अपने फंडे ही गलत है, फिर तो फंडे ही गलत है। नंबर लाइन के हिसाब से देखो ना यार, नंबर लाइन के हिसाब से -13.6 काफी इधर है, -3.4 इधर है, तो -3.4 बड़ा है। ठीक है, तो आप जब n की वैल्यू 1 से 2 कर रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, टोटल एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए, n की वैल्यू 3 पुट कर दो तो -13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो -13.6 अपॉन 9 करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी इज -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कि -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सजेस्ट किया जाता है कि 4 एनर्जी लेवल की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगी। अच्छा, ऐसे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा? इनफाइनाइट का स्क्वायर, टोटल एनर्जी विल बी -13.6 अपॉन इनफाइनाइट का
स्क्वायर, मतलब 0 आ जाएगी। समझ रहे हो क्या? और देखो ना -13.6, फिर -3.4, -1.51, -0.85 और बढ़ते 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 कहां तक हो जाएगी? 0। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कितना हो सकता है? 0 हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। जब तक वो एटम के अंदर है, न्यूक्लियस के चंगुल में है, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है यार? देखो एक बार इसको, हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जब डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर से मतलब जो बस वैल्यूज है ना उनको ऐसे यहां पर लिख दो। ये n इज इक्वल टू 1 है और उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। n इज इक्वल टू 2 है तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 है तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऐसे बढ़ते बढ़ते n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उससे कम एनर्जी डिफरेंस रहेगा 2 और 3 के बीच का, उससे कम एनर्जी डिफरेंस रहेगा 3 और 4 के बीच का। ऐसे ही ऊपर जाने पे जो एनर्जी डिफरेंसेस है वो कम होते जाएंगे। एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का जो गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, वो क्या होता जाएगा? बढ़ता, कम होता जाएगा। क्लियर? अच्छा, 1 और 2 के बीच में आई थिंक आपको ये एनर्जी गैप याद भी होगा। 1 और 2 के बीच में मतलब वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन याद रहे तो अच्छा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 और 2 से ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक जनरल आइडिया भी ले लेंगे। तो अगर मान लो, अच्छा, n इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं ना। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, बस यहां पर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं। ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट, मतलब घर की स्टेट। मोस्टली टाइम इलेक्ट्रॉन इसी में स्पेंड करेगा। और बाकी ये सारी क्या होती है बताना? ये सारी होती हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट्स। ये सारी क्या होती है बोलो? एक्साइटेड स्टेट। तो मतलब एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1 से शुरू नहीं होगा, n इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा। जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो n इज इक्वल टू 1 से शुरू नहीं होंगी, n इज इक्वल टू 2 से शुरू होंगी। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ऐसे एक्साइटेड स्टेट्स चलेंगी। तो अगर तुमको बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n इज इक्वल टू 1 नहीं लिखना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 होगा। तो n इज इक्वल टू 2 को क्या बोलेंगे बोलो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भाई। अच्छा, n इज इक्वल टू 3 को बोलेंगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 3 को बोलेंगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहां तक तो क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में पहुंचाना है, भाई आप घर में खड़े हो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। सीढ़ी चढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी। भाई मान लो आपकी जेब में 20 रुपए है और आप चाहते हो कि आपकी जेब में 100 रुपए हो जाए। इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से बाहर से 80 रुपए चाहिए होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? 20 रुपए हैं, 100 करने हैं तो कितने चाहिए? 100 माइनस 20 कितने? 80 रुपए चाहिए होंगे। तो 80 रुपए कहीं से आपको लेने पड़ेंगे। कोई कहीं से भी ले सकते हो, पापा से, मम्मी से, भाई से, किसी से भी। वैसे ही जो n इज इक्वल टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर वो यहां से यहां पे जाना चाहता है तो भाई उसको चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कौन देता है लाइफ में? फोटोन। ठीक है, एनर्जी कौन देगा बोलो? फोटोन देगा। अब फोटोन के बारे में भी एक खास बात बताई थी कि फोटोन अपनी या तो सारी की सारी एनर्जी दे देगा या बिल्कुल नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां पे जाना है तो 10.2 एनर्जी चाहिए। तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 10.2 होनी चाहिए। फोटोन विद एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा
और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस 10.2 को ले लेगा और 1 से 2 में चला जाएगा। मानते हो बात को? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन प्रोसेस, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। सो दिस एनर्जी गैप विल बी रिक्वायर्ड, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू गेट एक्साइटेड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फोटोन की एनर्जी भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अब कोई बोले कि इस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, समझ रहे हो भाई? फोटोन की एनर्जी तो 10.2 होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस पता है, तो वही एनर्जी फोटोन की होनी चाहिए। तो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बोले कि इस फोटोन की वेवलेंथ बताओ, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc/λ। लेकिन उसमें तो फंस जाओगे, तो एक और फॉर्मूला भी बताया था फोटोन के लिए। क्या बताया था, इधर की तरफ देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या बताया था, hc/λ बताया था, लेकिन एक और भी बताया था, कितना, 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अगर लैम्डा डायरेक्टली किस में हो, एंगस्ट्रॉम में, और ये वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। एनर्जी किस में आएगी डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जूल में आती है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां पर वेवलेंथ मीटर में पुट करना पड़ता है, यहां पर एंगस्ट्रॉम में। तो बस इस फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो 10.2 होनी चाहिए। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 10.2 एनर्जी मुझे चाहिए इज इक्वल टू 12,400 और डिवाइड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। तो यहां से लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना आ गया, 12,400 डिवाइडेड बाई 10.2। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1215 आती है। मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर भी कंफर्म करके चेक कर लेता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है 1215 या 1216 या 1216 एंगस्ट्रॉम आता है। 12,400 डिवाइडेड बाई 10.2, 1215.6, मतलब ठीक है 1216 एंगस्ट्रॉम आएगी, 1216 एंगस्ट्रॉम। सजेस्ट किया जाता है कि ये वेवलेंथ वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ कुछ चीजें आपको पेपर में हेल्प करेंगी, क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करवाएंगे। ठीक है भाई, तो इस फोटोन की एनर्जी तो 10.2 होनी चाहिए थी, वेवलेंथ रिक्वायर्ड विल बी 1216 एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ में आ गई? अच्छा अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात है ना। अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में घूम रहा है और 1 से उसको किस में जाना है, 2 में जाना है। अगर उसको 1 से 2 में जाना है तो एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी मतलब फोटोन चाहिए होगा। फोटोन आया, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दी पूरी की पूरी, और फोटोन खत्म। बस फोटोन की कहानी यहीं तक थी। अब ये मत सोचना सर वो फोटोन जो 0 एनर्जी का बचा वो कहां गया, उसके बारे में मत सोचो, बस खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया या इतनी एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया और 1 से 2 में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ना मन लगता है ग्राउंड स्टेट में ही। ऊपर वाले जो एक्साइटेड स्टेट्स है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जाता भी है, लेकिन मन नहीं लगता उसका, तुरंत वापस आ जाता है। क्या बोल रहा हूं, n इज इक्वल टू 1 में ही उसका मन लगता है। बाकी एक्साइटेड स्टेट्स में वो जाता है, लेकिन विद इन 10⁻⁸ सेकेंड्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम जगह पे आपको लिखी हुई मिलेगी। विद इन 10⁻⁸ सेकेंड्स कितना होता है, 1 सेकेंड का भी 10 करोड़वां हिस्सा, उतने में इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। तो मान लो कि अगर वो 2 से 1 में वापस आएगा तो क्या लगता है, जब 2 से 1 में आएगा तो वो फोटोन इमिट करेगा। जब यहां पर 1 से 2 में जाने के लिए फोटोन ने एब्जॉर्ब किया, तो जब 2 से 1 में आएगा वापस तो फोटोन इमिट कर देगा, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 10.2 ही होगी। उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, 1216 एंगस्ट्रॉम ही होगी। समझ रहे हो बात? अगर 1 से 2 में लेके जाना है तो फोटोन चाहिए, 1 से 2 में लेके आना है तो 1 से 2 में लेके जाना है तो फोटोन चाहिए, एब्जॉर्ब करेगा। 2 से 1 में जाना है तो इमिट करेगा, और सेम एनर्जी वाला फोटोन इमिट करेगा, सेम वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट करेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ना 1 से 3 में भेजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, find out wavelength of photon required to excite an electron present in ground state
टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑफ टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब बोलना n इज इक्वल टू 2 क्या? नहीं भाई, n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, ऊपर भेजना है, तो एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए होगी तो कौन देगा? फोटोन देगा, और फोटोन देगा तो फोटोन की कुछ एनर्जी भी होगी, वो फोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे, उससे वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना। अगर आपको n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी वैल्यू याद है और n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी वैल्यू याद है, काम हो गया आपका, तेजी से हो गया। और अगर 1 और 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस याद है तो और भी काम हो गया। देखो 1 और 2 के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है 10.2। अब अगर यहीं पर आप 1 और 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी याद रख लो तो और भी बढ़िया काम हो जाएगा, तुरंत कर दोगे क्वेश्चन। तुम बोलोगे सर ऐसे कितने एनर्जी डिफरेंस याद रखेंगे? तो ऐसे हमको 1 और 2 और 1 और 3 का याद रख लो, बस उतने में आपका काम हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 3 का याद रख लो तो और भी अच्छा है, 1.89 होता है ये। मतलब ये 3 वैल्यूज याद रख लो, 4 एनर्जी वैल्यूज और शुरू के 3 एनर्जी डिफरेंस। भाई साहब मैं बता रहा हूं आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। तो अगर किसी को याद है कि ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो विद इन सेकेंड्स वो क्वेश्चन को खोल कर देगा। कैसे? अगर याद है, मान लो कि मेरे को याद है कि 1 और 3 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 12.09 है, तो मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड भी 12.09 होगी। तो बस वेवलेंथ सीधा क्या लिख देगा? 12400 डिवाइड बाई 12.09 हो गया सवाल भाई। 1000 के आसपास आता है ये वैल्यू, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 12400 डिवाइड बाई 12.09, 1025 या 1026 एंगस्ट्रॉम। याद है तो इतना सिंपल हो गया। तुम बोलोगे सर मेरे को तो याद नहीं रहती चीजें, तब क्या करें? तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब एनर्जी वैल्यूज लिखो और फिर एनर्जी डिफरेंस निकाल लो। अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे? तो हो सकता है 20 सेकंड फालतू लग जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तब तो बात बनी जाएगी। याद नहीं है तो क्या करेंगे? तब इतना तो याद होगा कि टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है ना? अरे नीचे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी कितनी आएगी बोलो? -13.6। और n इज इक्वल टू 3 की एनर्जी कितनी आएगी? -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 अपॉन 9, मतलब ये वैल्यू -1.51। और यहां से एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। मतलब कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर है और उसको अगर 1 से डायरेक्टली 3 में भेजना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 12.09 चाहिए होगी। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 12.09। या फिर डायरेक्टली एनर्जी डिफरेंस पता है 12.09 तो सीधा हो जाएगा। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 12400 डिवाइड बाई 12.09। दिख रहा है यार? 12400 अपॉन 12 मान लो इसको, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास आएगा, 1025 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुई क्या बात? अंडरस्टूड है? ठीक है, क्लियर हो गया? नोट करो इसको। नोट कर लिया भाई सभी ने? नोट कर लिया? तो मतलब अगर 1 से 2 में जाना है तो 10.2 एनर्जी वाला फोटोन चाहिए होगा, तो वेवलेंथ आ जाएगी कितनी? 1216 या 1215 एंगस्ट्रॉम। 1 से डायरेक्टली 3 में भेजना है तो 12.09 एनर्जी वाला फोटोन चाहिए होगा, और उसकी वेवलेंथ कितनी आती है? 1025 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना क्या आता है। बढ़िया क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है। देखना ये क्वेश्चन, मतलब आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन सोल्व करके, आपके दिमाग के थोड़े तार खुलेंगे, आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई अब हम सच में बड़े हो गए, अब हमको एक्चुअली और डायरेक्शंस में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। करें भाई, ये क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछता हूं, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे एक फल भी बन सकता है, एक फूल भी बन सकता है और एक मिठाई भी बन सकती है? मतलब एक ऐसी चीज है
जिसमें आपको फल भी देखने को मिलेगा, फूल भी देखने को मिलेगा और मिठाई भी मिलेगी। बहुत सिंपल है, तो आपने सुना भी होगा। बताओ फिर क्या है ये, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1025 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ground state of H atom, ground state of H atom. The electron then returns to ground state. What are the possible wavelength, what are the possible wavelengths of, what are the possible wavelengths of different photons emitted, different photons emitted, ठीक है। देखना ध्यान से। अब यहां पर ना दो तीन चीजें होंगी, या तो आप चीजों को एकदम जैसा नॉर्मली करना चाहिए वैसे करोगे, और या फिर आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी, फिर उनको याद किया और उनको शॉर्ट नोट्स में लिख लिया, और वो शॉर्ट नोट्स में लिखने के बाद उनको रिवाइज किया। अब आपकी वो परमानेंट मेमोरी में फिट हो गई है। अब उनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस कैसे सोल्व करोगे। जैसे एक बार इस डायग्राम को फिर से देखो, एक बार इस डायग्राम को फिर से देखो। पहली चार एनर्जी की वैल्यूज -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, ठीक है। फिर शुरू के एनर्जी डिफरेंसेस 1 और 2 के बीच में 10.2, 1 और 3 के बीच में 12.09, और 2 और 3 के बीच में 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वेवलेंथ भी याद रख लो तो बहुत अच्छा है। अगर 1216 एंगस्ट्रॉम वाला होता तो 1 से 2 में भेज देता, 1 से 2 में। 1 से 3 में भेजना है तो बताना कितनी वेवलेंथ आ रही थी ये, 12400.12.09, 1025 ही तो आ रही थी। अरे अभी तो अपन ने क्वेश्चन किया था 1025 ही तो आ रही थी ये, देखो 1025। इसका मतलब ये है कि 1025 वाला जो है वो 1 से 3 में भेज देता है, और यही क्वेश्चन दे दिया अगला, और उसमें फोटोन की वेवलेंथ 1025 ही दे दी। तो मैं पहला आपको अप्रोच बताऊंगा कि अगर आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद है तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, और फिर दूसरा अप्रोच बताऊंगा एकदम जनरल अप्रोच कि कोई एक और स्टूडेंट कैसे करेगा, और फिर देखना आप कि कितना आपकी स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि हम लोग अपने एग्जाम में स्पीड कैसे बढ़ाएं, भाई जो स्पीड बढ़ती है वो कुछ कुछ चीज़ों को याद करके बढ़ती है। अगर आपको एनर्जी डिफरेंसेस याद हैं हाइड्रोजन एटम में कि कौन कौन से होते हैं, एनर्जी वैल्यूज याद हैं, तो उन वैल्यूज को याद करके आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपको याद नहीं है तो आपको वो एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी, फिर पूरी सोल्व करनी पड़ेंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, और हो सकता है कि छोटी मोटी गलती कर दो तो क्वेश्चन गलत भी हो जाए, तो टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन भी सही नहीं होगा, और वो तो सबसे बुरी चीज़ है। तो इसलिए बेस्ट मेथड है अपनी स्पीड इंप्रूव करने का कि आप कुछ कुछ चीज़ें याद रखो। अब याद कैसे करें, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करें भाई। अच्छा आपने वो पहली सोची क्या, पहली का आंसर? अरे बहुत सिंपल है यार, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, गुलाब फूल हो गया, जामुन फल हो गया, काला काला आता है, जीभ लाल हो जाती है उससे काली हो जाती है, तो गुलाब हो गया फल, जामुन हो गया, नहीं गुलाब हो गया फूल, जामुन हो गया फल, और गुलाब जामुन पूरी एक हो गई मिठाई, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला मैं अप्रोच बताऊंगा कि अगर आपको याद है तो क्या होगा। भाई सीधी सीधी बात है, अगर आपको सीधा यही याद है कि 1025 वाला जो है वो तो डायरेक्टली 1 से 3 में भेज देता है, आपका काम हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जब n = 1 में है और उस पर फोटोन आके टकराया तो फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, 12400 डिवाइडेड बाई 1025, और ये वैल्यू 12.09 आएगी। और अगर आपको ये याद है कि 12.09 जो है वो 1 और 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है, तो मतलब वो एनर्जी को 1 से 3 में भेज देगा। अब इलेक्ट्रॉन है n = 3 में, तो तुम बोलोगे ठीक है सिंपल बात है, डायरेक्टली 3 से 1 में आ जाएगा। नहीं भाई, आते टाइम हो सकता है उसका घूमने फिरने का मन हो, नहीं मानते हो? अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन
1 से एनर्जी मिली तो डायरेक्टली 3 में चला गया, लेकिन जब वापस आएगा तो आएगा तो फाइनली 1 पे ही, लेकिन हो सकता है उसका घूमने का मन हो, वो बोले नहीं यार एक काम करते 3 से पहले 2 पे चलते, फिर 2 से 1 पे चलेंगे। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मान लो आपको स्कूल में जाना है, तो आप जाते टाइम स्कूल में सीधे सीधे चले गए, लेकिन आते टाइम क्या करते हैं, कभी उधर हो गए, कभी उधर हो गए, कभी उधर हो गए, फिर घर पे आए लास्ट में। ऐसे रिलेट नहीं कर पा रहे, एक और एग्जांपल देते हैं। क्लासरूम से मान लो टॉयलेट में गए, अब जाते टाइम तो लग रही थी एकदम, तो भाग के गए सीधा बाथरूम गए, फिर उसके बाद में जब वापस आ रहे थे तो लगा कि अरे यार डायरेक्टली क्लासरूम में कौन जाएगा, एक काम करते घूमते फिरते जाते हैं, उस पेड़ पे ऐसे पत्थर पे मार रहे हैं, पेड़ की डाली तोड़ रहे हैं ऐसे करके, तो कुछ कुछ करते हुए वापस आए, तो घूमते फिरते वापस आए। कहने का मतलब ये है कि ये अपन है, ये अपना क्लासरूम था, क्योंकि बहुत जोर से लगी हुई थी तो डायरेक्टली बाथरूम में गए, लेकिन वापस आते टाइम हो सकता है कि बोलो यहां से यहां पे आए और फिर यहां से यहां पे आए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई मेरे को तो सीधा बाथरूम जाना है, वापस क्लास में आना है, मेरा तो मिस हो जाएगा, तो डायरेक्टली हो सकता है सीधा भी आ जाए। तो जब 1 से 3 में गया तो इतनी वेवलेंथ वाला फोटोन लगा, तो जब 3 से 1 में आएगा तो उतनी वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट कर देगा, वो तो सिंपल केस हो गया। तो जो ये वाला फोटोन यहां पर इस केस में जो फोटोन इमिट होगा, इसकी वेवलेंथ तो 1025 एंगस्ट्रॉम ही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, 1025 एंगस्ट्रॉम ही होगी, ठीक है। लेकिन जो बच्चा 3 से पहले 2 में आया और फिर 2 से 1 में आया, उस केस में अलग फोटोन्स इमिट होंगे, उनकी वेवलेंथ मुझे बतानी है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रॉन देन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन देन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। तो आ तो रहा है ग्राउंड स्टेट में ही, तुम बोलोगे सर सीधा 3 से 1 में आ रहा है, आप बोल रहे हो, तो फिर डायरेक्टली फोटोन की वेवलेंथ 1025 हो जाएगी। लेकिन कुछ फोटोन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो 3 से 2 में आएंगे पहले, फिर 2 से 1 में आएंगे, तो यहां पर अलग फोटोन्स इमिट होंगे ना, उनकी वेवलेंथ अलग होगी। सो व्हाट आर द पॉसिबल वेवलेंथ्स, मैं क्या बोल रहा हूं, पॉसिबल वेवलेंथ्स बतानी है। तो एक पॉसिबल तो 1025 ही हो गई, इतना तो क्लियर हो गया। एक पॉसिबल वेवलेंथ तो 1025 एंगस्ट्रॉम ही हो गई। अब बाकी की पॉसिबल कौन कौन सी है वो देखनी है, एक ये वाला और एक ये वाला। एनर्जी डिफरेंस सोच के देखो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये वेवलेंथ जो है वो इधर से फोटोन जब आएगा, फोटोन इमिट करेगा तो λ1 है, और ये फोटोन जो की वेवलेंथ जो है वो λ2 है। आप मुझे बता सकते हो λ1 और λ2 की वैल्यू 1025 से ज्यादा आएगी या 1025 से कम आएगी? सोच के देख लो, सोच के देख लो ध्यान से सुनना। ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है, ये वाला एनर्जी डिफरेंस वो ज्यादा है और ये एनर्जी डिफरेंस कम है। मतलब ये वाले फोटोन की जो एनर्जी है ना वो ज्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली 3 से 1 में आने पे इमिट हुआ है, तो ये वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। यहां पर एनर्जी डिफरेंस कम है, तो मतलब फोटोन की एनर्जी भी कम होगी, जो ये फोटोन निकला है उस फोटोन की एनर्जी भी कम होगी, और फोटोन की एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा। तो ये वाली जो λ1 है वो 1025 से ज्यादा आएगा, λ2 भी 1025 से ज्यादा आएगा। अच्छा एक बात तो हो गई, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, अप्रोच बता रहा हूं कैसे आप ऑप्शंस में एलिमिनेट करेंगे। अच्छा बता सकता है कोई λ1 और λ2 में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, वो भी बता सकते हैं। देखो एक बार ये डायग्राम, मैंने बोला था 1 और 2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है और 2 और 3 के बीच में कम होता है, बताया था। देख लो ये 10.2 है और ये 1.89 है, 1.89 है। मतलब कि जो यहां से यहां पर डिफरेंस है वो कम है और ये वाला डिफरेंस ज्यादा है। ये वैसे यहां पर ऐसा लग रहा है कि इक्वल है, बट एक्चुअली वो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस ज्यादा होता है, 2 और 3 के बीच का कम होता है। मतलब इस वाले फोटोन की एनर्जी कम होगी, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो क्या ये भी बता सकते हो कि λ1 ग्रेटर देन λ2? बोलो। अब वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यूज में 1025 तो आ गया। अब ये n = 3 है, ये n = 2 है, ये n = 1 है। जब 3 से 2 में देखेंगे तो एनर्जी डिफरेंस है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया होगा तो एक फोटोन इमिट किया होगा और उस फोटोन की एनर्जी भी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो जाएगी। तो वेवलेंथ 12400 डिवाइड बाई 1.89, ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है करें, 12400 डिवाइड बाई 1.89, 6561 आ गई भाई। ये तो 6561 एंगस्ट्रॉम, कितनी ज्यादा आ गई देख लो।
अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर आ गया तो यहां पर भी उसका मन नहीं लगेगा, फाइनली तो ग्राउंड स्टेट में आना है। अरे भाई फाइनली आना तो क्लासरूम में ही है। तो यहां से यहां पर जब आया तो फोटोन का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, ये डिफरेंस याद करो कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देख रहे हो, सीधा सीधा एनर्जी डिफरेंस याद होंगे तो कितना काम आसान हो जाएगा। तो फोटोन की एनर्जी जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और वेवलेंथ आ जाएगी 12400 डिवाइड बाई 10.2। और अगर किसी को ये वैल्यू याद हो, 1215 एंगस्ट्रॉम थी। देखो 1 से 2 में ले जाने के लिए 1215 एंगस्ट्रॉम वाला फोटोन रिक्वायर्ड था, तो 2 से 1 में आने पे 1215 या 1216, 1215 लिखा है मैंने, 1216 लिखा है पिछली बार, 1216 लिखा है, तो यहाँ पर भी 1216 ही लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1216 एंगस्ट्रॉम। देख लो, ये लैम्डा 1 था, ये लैम्डा 2 था, लैम्डा 1 ज़्यादा है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। तो ये वाली चीज़ें तो होंगी जब आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। अगर याद हैं, मतलब याद है तब तो ऐसा कर लोगे, याद नहीं है तो क्या करोगे भाई, एनर्जी वैल्यूज निकालोगे फटाफट से। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये -13.6, फिर ये -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब -13.6 अपॉन 4। तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 -1.51। फिर एनर्जी डिफरेंस देखोगे, ये 10.2 होगा, ये देखोगे 1.89 होगा, ये देखोगे 12.09 होगा। और क्योंकि हमको जो फोटोन की वेवलेंथ दी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो जो फोटोन की वेवलेंथ दी हुई है वो कितनी है, 12400 डिवाइड बाई लैम्डा 1025, तो ये वैल्यू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ रहा है। तो बस फिर उसके बाद तो सारा काम हो जाएगा, 1 से 3 में जाएगा इलेक्ट्रॉन सीधा, और फिर वापस आते टाइम हो सकता है 3 से 1 में भी आ जाए। 3 से 1 में आए तो उतनी वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट कर देगा, लेकिन 3 से 2 में आ गया, 2 से 1 में आ गया, तो 2 फोटोन्स और हमको देखने को मिल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात, क्लियर है, अंडरस्टूड हो गया। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं, और ये बात है अपनी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले ना मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब आपको परेशान कर सकता है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है ये। मतलब हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई भी एक एटम है जिसमें बोर्स मॉडल वैलिड है, ठीक है। यहां से यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो जो फोटोन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1। यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो फोटोन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2, और यहां से यहां पर डायरेक्टली आएगा तो जो फोटोन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 3। मुझे इनमें रिलेशन बताना है। 2 ऑप्शंस देता हूं, 4 ऑप्शंस ले लो। ऑप्शन ए है लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ऑप्शन बी है लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ऑप्शन सी है लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2। और ऑप्शन डी है लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आप सोल्व भी कर सकते हो इसको। देखते हैं क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल फंडा है। सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा तो ये एनर्जी डिफरेंस होगा, मतलब इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी, ये एनर्जी डिफरेंस इतनी। फिर यहां से यहां पर जब आएगा तो इस जो फोटोन इमिट कर रहा है इस फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, इस एनर्जी डिफरेंस इतनी। और जब यहां से यहां पर आएगा डायरेक्टली तो जो फोटोन इमिट होगा उस फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। अब इतना तो आपको दिख रहा होगा कि ये एनर्जी डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू ये एनर्जी डिफरेंस प्लस ये एनर्जी डिफरेंस, मतलब इस फोटोन की जो एनर्जी है, क्योंकि ये जो फोटोन इमिट हुआ है उसकी एनर्जी इस एनर्जी डिफरेंस के तो इक्वल है, ये फोटोन जो इमिट हुआ है उसकी एनर्जी इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है, ये फोटोन जो इमिट हुआ है उसकी एनर्जी इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है। मतलब इस फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू इस फोटोन की एनर्जी प्लस इस फोटोन की एनर्जी। एनर्जी जो है वो इस फोटोन की बराबर इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। अब इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, hc बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू इस फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्डा 1 प्लस इस फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्डा 2। hc कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से इक्वेशन सिंपल सी क्या आ गई, 1 बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, नीचे एलसीएम ले लो लैम्डा 1 लैम्डा 2, ऊपर 1 गया लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1, एंड दिस इज 1 बाई लैम्डा 3।
कुछ लोग ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे, भाई ये 1/λ3 की वैल्यू है, तो यहाँ से λ3 कितना आ गया, उल्टा कर दो, λ1 इंटू λ2 डिवाइड बाई λ1 प्लस λ2, ये अपना वैल्यू आएगा। हाँ है ना, बोलो, समझ में आ गई? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन और भी कहीं पर था, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे ऐसा बोलते हैं कि जैसे एक डाई है, ठीक है, एक डाई है, मतलब जो बेसिकली कलर वगैरह एब्जॉर्ब करती है, तो उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया λ1 वेवलेंथ वाला, सिर्फ एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, और फिर उसी से उसने 2 फोटोन्स इमिट कर दिए, एक की वेवलेंथ λ2 थी, एक की वेवलेंथ λ3 थी, तो इनमें रिलेशन बताओ। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है भाई, डाई जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना एनर्जी इमिट करेगा। ये डाई है, इसने जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितना होगा बोलो, और एनर्जी इमिटेड कितना होगा। ये फोटोन एब्जॉर्ब किया है, तो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो hc/λ1 होगी, ये फोटोन की एनर्जी hc/λ2, ये फोटोन की एनर्जी hc/λ3। सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी इमिटेड। तो यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगा, hc/λ1 इज इक्वल टू hc/λ2 प्लस hc/λ3। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आ गया, 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। λ1 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, λ2 इंटू λ3 डिवाइडेड बाई λ2 प्लस λ3। क्यों? सही है, ऐसा क्वेश्चन भी कुछ देखने को आपको मिल सकता है। अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये डायग्राम अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं इस पे करवाऊंगा कि आपको दोबारा ये कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत ना पड़े, कोई भी क्वेश्चन आए फटाफट सोल्व कर दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बात कुछ ऐसी है कि हम लोग एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये है अपना n इज इक्वल टू 1 बना लिया भाई, इधर की तरफ ऐसे पूरा लंबा बना लेते हैं। ये है अपना एनर्जी, n इज इक्वल टू 2। अच्छा, हम लोग ना एनर्जी वैल्यूज नहीं लिखेंगे अब। ये है n इज इक्वल टू 3, ठीक है, एनर्जी डिफरेंसेस कम भी करने हैं। ये है n इज इक्वल टू 4, ये है n इज इक्वल टू 5, और कम कर दो, n इज इक्वल टू 6, और कम कर दो, n इज इक्वल टू 7, और ऐसे इनफाइनाइट तक जाते जाएंगे तो ये अपना हो गया n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब लाइंस थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी बनी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। n इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे बताना? ग्राउंड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग पहली बात तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ना इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसका मतलब क्या है समझाता हूं। इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब आप ऐसे समझो कि आप क्लासरूम में बैठे हो और क्लासरूम में कोई बंदा आया बाहर से, तो बस आपने तो ये देखा कि भाई बंदा क्लासरूम में आया है। अब वो बंदा बाथरूम से आया है या अपने घर से आया है या प्रिंसिपल के ऑफिस से आया है, आपको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा भाई। हो सकता है आपके सामने गया हो, आपके सामने कोई बुला के लेके गया हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको भूल जाओ। बस आप इतना देखो, आप तो गजनी हो, आपको 10 मिनट से ज़्यादा चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। आप क्लासरूम बैठे थे, आप सुबह याद करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने सुबह क्या खाया था, फिर आपने एकदम से एक बंदे को आते हुए रूम में देखा, तो आपको तो बस वो बंदा रूम में आते हुए दिखाई दिया है, क्लासरूम में आते हुए दिखाई दिया है। अब आपको थोड़ी ना पता है कि भाई वो बाथरूम से आ रहा है या अपने घर से आ रहा है या प्रिंसिपल के ऑफिस से आ रहा है या टीचर ने उसको कुछ डस्टर वस्टर लाने के लिए भेज दिया था तो वहाँ से डस्टर लेके आ रहा है दूसरे सेक्शन से, या फिर टीचर ने उसको पनिशमेंट के तौर पे बाहर खड़ा कर दिया था, वो बाहर से बस अब वापस आया है। आपको नहीं पता, बस आपको ये पता है कि भाई हाँ वो क्लासरूम में आया है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ समझना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किसी एक्साइटेड स्टेट में था, मान लो था यार, क्या जा रहा अपना, मान लो भाई था, ठीक है, कभी चला गया होगा, एनर्जी मिल गई होगी, चला गया होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से किसी एक्साइटेड स्टेट में था और वो n इज इक्वल टू 1 में आया, तो आपने बस क्या देखा कि वो n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है।
आपको ये थोड़ी ना पता है कि 2 से 1 में आ रहा है, आपको ये थोड़ी ना पता है 3 से 1 में आ रहा है, या आपको ये थोड़ी ना पता है 4 से 1 में आ रहा है। बस आपने तो क्या देखा कि भाई n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो भाई साहब 2 से 1 में भी आ सकता है, या फिर 3 से 1 में भी आ सकता है, या फिर 4 से 1 में भी आ सकता है, या फिर 5 से 1 में भी आ सकता है, या फिर 6 से 1 में भी आ सकता है। हो सकता है भाई वो 7 से 1 में आया हो, और हो सकता है कि उसकी किस्मत खराब होगी तो वो इनफाइनाइट से 1 में भी आ गया होगा। लेकिन आपने देखा कि हाँ n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब 2 से 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन तो फोटोन इमिट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो फोटोन इमिट करेगा। तो हम इसीलिए इसका नाम इमिशन स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा और फोटोन इमिट करेगा। तो 2 से 1 में आया तो फोटोन इमिट किया, करेगा। हो सकता है 3 से 1 में आया हो तब भी फोटोन इमिट कर रहा होगा, 4 से 1 में आया हो तब भी फोटोन इमिट कर रहा होगा, 5 से 1 में आया हो तब भी फोटोन इमिट कर रहा होगा। मतलब n इज इक्वल टू 1 में अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो n इज इक्वल टू 1 में अगर आ रहा है तो मैं इस फोटोन की जो सीरीज है इसको बोलूंगा लाइमन सीरीज। क्या बोलूंगा? लाइमन सीरीज। तो अभी मैं जितनी बातें बोल रहा हूं बस उतनी आप थोड़ी थोड़ी कलेक्ट करते जाओ, फिर सारी चीजों को एक साथ मिला के अपन बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मतलब आपको अगर कहीं पर दिख जाए लाइमन सीरीज, मतलब आपको बस इतना सोचना है कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में आया है। क्या बोल रहा हूं? अगर आपको कहीं पर दिख जाए कि लाइमन सीरीज, मतलब आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में आया है, तो 2 से 1 में भी आ सकता है, 3 से 1 में भी आ सकता है, 4 से 1 में भी आ सकता है। इतनी बात तो मानते हो? अच्छा जी। अब अगर आपने बोला कि लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज का फोटोन है, मतलब वो फोटोन तब इमिट हुआ है जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में आया है। तो सबसे सिंपल केस क्या हो सकता है भाई? हो सकता है 2 से 1 में आया हो। तो अगर 2 से 1 में आएगा तो मैं उसको बोलूंगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या बोलूंगा? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर 3 से 1 में आए तो मैं बोलूंगा सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मतलब हम लोग काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे, इधर से शुरू नहीं करेंगे। समझ रहे हो? इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से 1 क्या पता, इनफाइनाइट के नीचे क्या है क्या पता। तो ऑब्वियसली इधर से ही शुरू करेंगे। तो अगर तुमने कहीं पर देख लिया फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, है ना, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। लेट्स से कि सबसे पहली सीरीज की बात करते हैं, लाइमन सीरीज। ठीक है जी, लाइमन सीरीज। तो अगर लाइमन सीरीज है, मतलब लाइमन सीरीज सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। ये जब मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा सर क्यों इतना फोकस कर रहे हो, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीज बहुत काम आएंगे। लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो आपने देखा कि भाई हाँ ठीक है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। तो आपने लाइमन सीरीज सुनते ही दिमाग में आया कि हाँ भाई n इज इक्वल टू 1 में आएगा। और फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1, फर्स्ट लाइन मतलब बोलो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन आया तब वो फोटोन इमिट हुआ होगा, वो है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अच्छा, कोई तुमको बोले भाई सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, क्या बोले? सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो आपने सुना भाई लाइमन सीरीज, अरे लाइमन 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 सीरीज है, तो लाइमन सीरीज है मतलब n इज इक्वल टू 1 में आएगा। और सेकंड लाइन मतलब फर्स्ट लाइन होता तो 2 से 1, सेकंड लाइन मतलब 3 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब, तो आपने सुना भाई लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है मतलब n इज इक्वल टू 1 में। अब थर्ड लाइन मतलब 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, तो थर्ड लाइन मतलब n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ जाएगा। ऐसे ही मामला चलता जाएगा और सबसे लास्ट हो जाएगा सीरीज लिमिट। लिमिट मतलब जहां पर सब कुछ खत्म हो गया, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। अब इसका भी मामला समझेंगे, याद करने का तरीका भी बताएंगे। जब भी आपको सीरीज लिमिट दिख जाए, सीरीज लिमिट मतलब जहां पर सीरीज खत्म हो रही होगी,
तो सीरीज लिमिट दिख जाए मतलब समझ लेना कि इनफाइनाइट से आ रहा है, और लाइमन सीरीज दिख गया मतलब 1 में आ रहा है, तो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1। बोलो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1, सही है। सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1। और आपको कुछ कुछ ये फोटोन की वेवलेंथ याद भी होंगी यार। इस वाले की वेवलेंथ बताओ ना, 1 से 2 वाले की 1215 एंगस्ट्रॉम होती है। ये वाले की अगर याद हो तो 1025 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये सारी की सारी वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं। आपको अगर ये याद हो, नहीं याद हो तो मैं बता देता हूं। जो अपना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसमें इधर वाला जो ये है लेट्स से विजिबल रीजन, ये विबग्योर मान लो, ठीक है। तो ये विबग्योर कहां से कहां तक होता है? 3600 एंगस्ट्रॉम से 7400 एंगस्ट्रॉम, या 3000 एंगस्ट्रॉम, 3500 एंगस्ट्रॉम से 7400 एंगस्ट्रॉम के आसपास कुछ रहता है, ठीक है। तो इसके इधर की तरफ क्या है? अल्ट्रावायलेट रीजन। इसके इधर की तरफ क्या है? इंफ्रारेड। अब मैंने इसको याद रखने का तरीका भी बताया था। क्या बताया था? अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल रहती हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी ऑर्डर देखेंगे और वही अपना फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू एच में होता है। तो एनर्जी का ऑर्डर या फिर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट सबसे ज्यादा, फिर विजिबल, और फिर इंफ्रारेड। बोलो हाँ या ना। अगर यहीं पर वेवलेंथ का ऑर्डर देखेंगे, लैम्डा का ऑर्डर, तो उल्टा हो जाएगा। मतलब अल्ट्रावायलेट का कम, विजिबल का ज्यादा, और इंफ्रारेड का और भी ज्यादा। क्यों? इंफ्रारेड का और भी ज्यादा। तो अगर विजिबल की जो वेवलेंथ है वो 3500 से 7400 या 3500 से 7600, मतलब 3000 से 4000 के 7000 के आसपास में है, तो 3000 से कम ही होगा अल्ट्रावायलेट का। तो अल्ट्रावायलेट का 3000 से कम ही होगा। तो जो ये अपनी 1215 है, 1025 है, ये सारी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट में आती है। तो लाइमन सीरीज आप लोग याद रखना किस में आती है? किस में आती है बोलो? अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। अच्छा एक बात बताओ, ये वेवलेंथ वैसे याद हो गया आपको, 1215 होती है, ये 1025 होती है। ऐसे कम होती जाएंगी कि नहीं होती जाएंगी? मान लो ये वेवलेंथ लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है। तो ऑब्वियसली मैंने जो बताया, इस वाले की वेवलेंथ लैम्डा 1, इस वाले की वेवलेंथ लैम्डा 2, इसकी लैम्डा 3, और ऐसे ही इसकी लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है। ये वाली को अपन लैम्डा इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो क्या आप बोल सकते हो कि लैम्डा 1 सबसे ज्यादा, फिर लैम्डा 2, फिर लैम्डा 3, ऐसे ही लैम्डा इनफाइनाइट? वैसे तो याद होगी 1215, 1025 ऐसे चलती जाएगा, कोई ऐसे ऑर्डर नहीं बनता है। लेकिन कैसे बताओगे आप? कैसे बताओगे यार? ये एनर्जी डिफरेंस है तो उतने एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा। ये एनर्जी डिफरेंस है तो ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया ना, तो फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और फोटोन की एनर्जी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम। ये वाला एनर्जी डिफरेंस और भी ज्यादा होगा तो फोटोन की एनर्जी और भी ज्यादा। ये वाला और भी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो फोटोन की एनर्जी और भी ज्यादा। लास्ट में ये वाला एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, और इनफैक्ट ये तो 13.6 ही है, तो ये एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। मान ली बात, समझ में आ गया? n इज इक्वल टू 1 तक का मामला क्लियर हो गया। n इज इक्वल टू 1 जैसे ही सुनाई देगा मतलब लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1, सेकेंड लाइन मतलब 3 से 1, थर्ड लाइन मतलब 4 से 1, सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 1। लाइमन सीरीज किस में लाई करेंगे? सारे फोटॉन्स अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगे। वेवलेंथ निकालनी होगी तो निकाल भी देंगे एनर्जी डिफरेंसेज से, और नहीं तो एक और बढ़िया सा फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे करते हैं। हेलो 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 हेलो, ठीक है भाई, हो गया लाइमन सीरीज वाला फंडा क्लियर हो गया यहां तक। अब दूसरे में देखते हैं। अब सुनना ध्यान से बात, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन सुनना। हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, मान लो। तो 2 में आ रहा है तो ऊपर से ही आएगा भाई, ऐसा नहीं कि 1 से 2 में भेज दिया तुमने, क्योंकि 1 से 2 में अगर भेजोगे तब तो वो एब्जॉर्ब करके जाएगा। हम तो इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो इमिशन मतलब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल वाले ही फोटॉन्स देखने। तो अगर n इज इक्वल टू 2 में कोई इलेक्ट्रॉन आया तो भाई 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, हमें क्या पता।
तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहां पर रंग बिरंगे फोटॉन्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, रंग बिरंगे फोटॉन्स बनाऊंगा मैं भाई। 3 से 2 भी आ सकता है, 4 से 2 भी आ सकता है, ठीक है, 5 से 2 भी आ सकता है, 6 से 2 भी आ सकता है, 7 से 2 भी आ सकता है। मतलब मैं रैंडम बना रहा हूं, है ना, मतलब वो मत समझना कि एनर्जी के हिसाब से बना रहा हूं। और ऐसे ही इनफाइनाइट से 2 भी आ सकता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट वाला तो दिखा ही नहीं, कोई और कलर ले लेता है, ऐसा ले लेता है, ठीक है। इनफाइनाइट से 2 भी आ सकता है, ठीक है। ये मैंने रंग बिरंगे क्यों बनाए हैं, आपको याद रखवाने के लिए, क्योंकि ये विजिबल रीजन में आते हैं। तो कलर दिखेंगे, और कलर दिखेंगे तो यही वाले कलर्स का मैंने कुछ कॉम्बिनेशन ले लिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो फोटॉन्स जो इमिट होंगे मैं उसको बोलूंगा बाल्मर सीरीज। क्या बोलूंगा, बाल्मर सीरीज। और ये जो सीरीज है वो अपनी विजिबल रीजन में आती है। किस में आती है, विजिबल में। मतलब आप ऐसे याद रख लो, पहली अल्ट्रावायलेट होती है, फिर दूसरी विजिबल, और बाकी सारी इंफ्रारेड होती है। पहली अल्ट्रावायलेट, दूसरी विजिबल, बाकी सारी इंफ्रारेड, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है। तो 3 से 2 में भी आ सकता है, 4 से 2 में, 5 से 2 में। तो हम लोग पहले हो गई लाइमन सीरीज, दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरी कौन सी हो गई, बाल्मर सीरीज। तो मतलब जैसे ही आपको बाल्मर सीरीज दिखे वैसे ही आप समझ जाना कि n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है। n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है। क्या बोल रहा हूं, n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है। तो अब आप लोग लिखना, खुद से सोच के लिखना। पहली है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। खुद से सोच के लिखते जाओ साथ साथ में। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब ऐसे फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, और सबसे लास्ट में हो जाएगी सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। क्या आप सोच पा रहे हो दिमाग में मेरे साथ साथ में कि जो लाइन होगी उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी ट्रांजिशन होगी? तो भाई जैसे ही बाल्मर सीरीज दिखेगा तो मतलब n इज इक्वल टू 2 में आएगा। तो बाल्मर सीरीज दिखा मतलब n इज इक्वल टू 2 में आएगा। तो फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, सेकेंड लाइन मतलब 4 से 2, सही है क्या? थर्ड लाइन मतलब 5 से 2। और सीरीज लिमिट का मतलब क्या है? लास्ट वाला। मतलब सीरीज लिमिट दिख जाए तो इनफाइनाइट से आ रहा है, तो मतलब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने ली फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और आपने ली फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, मतलब एक तो ये वाली और एक ये वाली। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी वाली वेवलेंथ ज्यादा होगी, कौन सी वाली कम होगी? भाई सीधी सी बात है, 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, 2 और 3 के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम आएगा। बताया था ना, ऊपर जाने पे एनर्जी डिफरेंसेस कम होते जाते हैं। तो ये वाला एनर्जी डिफरेंस कम है और वैसे भी दिख भी रहा है कि कम है, तो इस फोटोन की एनर्जी कम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और विजिबल रीजन में ये आते हैं। समझ में आई बात? क्या होगी बोलो? वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दे दी और फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज दे दी, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज वाले की एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब बस आपको ये नाम याद रखने हैं, लाइमन सीरीज पहली, बाल्मर सीरीज दूसरी, जो तीसरी होती है उसको बोलते हैं पास्टन सीरीज। अब मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है। अच्छा, तो बाकी सारी जो है ना वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, तो सारी मैं लाल कलर से बनाऊंगा। सारी किससे बनाऊंगा? लाल कलर से। तो अगर 3 में आ रहा है तो 4 से 3 में भी आ सकता है, 5 से 3 में, 6 से 3 में, 7 से 3 में और इनफाइनाइट से 3 में। तो ये वाली क्या हो जाएंगी? लाइमन बाल्मर पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। और ये क्या होती है? इंफ्रारेड रीजन में आती है। तो
तीसरी सीरीज हो गई अपनी पास्सन सीरीज, मैं यहां पर लिख देता हूं लाइमन बाल्मर पास्सन, ठीक है भाई, पास्सन सीरीज। तो पास्सन सीरीज का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, ठीक है। पास्सन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है। तो जैसे आपको पास्सन सीरीज दिखे तो मतलब आप समझ जाना कि n इज इक्वल टू 3 में आना है, लाइमन बाल्मर पास्सन। तो पास्सन है मतलब इंफ्रारेड में आएगा। तो आप खुद मेरे साथ साथ में लिखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बाल्मर पास्सन, पास्सन सीरीज, ठीक है। तो अपने मन मन में सोचते रहो या कहीं पेज पे लिखते रहो कि क्या आएगा, ट्रांजिशन लिखना है, सेकंड लाइन ऑफ पास्सन सीरीज, ठीक है भाई। बस ट्रांजिशन एक बार याद कर लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन तो बहुत आसान है। थर्ड लाइन ऑफ पास्सन सीरीज, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, सीरीज लिमिट ऑफ पास्सन सीरीज, ठीक है, सीरीज लिमिट ऑफ पास्सन सीरीज। तो भाई पास्सन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, तो फर्स्ट लाइन मतलब 4 से 3, क्यों, फर्स्ट लाइन मतलब 4 से 3, सेकेंड लाइन मतलब 5 से 3, बोलो हाँ या ना, थर्ड लाइन मतलब 6 से 3, और ऐसे ही सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 3, क्यों, सीरीज लिमिट मतलब समझना है कि तो सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है। तो अब बाकी के मैं लिखूंगा नहीं, बस बाकी के नाम लिख देता हूं, पास्सन सीरीज। अच्छा, अगली वाली भी इंफ्रारेड में होगी, पहली वाली अल्ट्रावायलेट में, दूसरी वाली बाल्मर में, मतलब अल्ट्रावायलेट विजिबल में, बाकी सारी इंफ्रारेड में। तो अब मैं ना रेड से लिख लेते हैं, लाइमन बाल्मर पास्सन, फिर अगला जो होगा वो होगा ब्रैकेट सीरीज। तो मान लो n इज इक्वल टू 4 में आना है, तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4 या इनफाइनाइट से 4, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन बाल्मर पास्सन ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज, और ये भी इंफ्रारेड में ही होगी, लाइमन बाल्मर पास्सन ब्रैकेट पी फंड, अगली होगी पी फंड। तो n इज इक्वल टू 5 में आना है, तो 6 से 5, 7 से 5, इनफाइनाइट से 5, लाइमन बाल्मर पास्सन ब्रैकेट पी फंड सीरीज, और ये भी इंफ्रारेड में ही आएगी, लाइमन बाल्मर पास्सन ब्रैकेट पी फंड, और लास्ट होती है हम्फ्री, मतलब n इज इक्वल टू 6 में आना है, तो 7 से 6, 8 से 6, 9 से 6 या इनफाइनाइट से 6, मतलब ये हो जाएगा हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री। बस अब आप ये सीक्वेंस याद रख लो तो अपने सारे काम हो जाएंगे आसान। लाइमन बाल्मर पास्सन ब्रैकेट पी फंड हम्फ्री। मोस्टली क्वेश्चन लाइमन बाल्मर और पास्सन तक खत्म हो जाएंगे, आगे जाते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को क्या करना है, अपने को तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो अगर जैसे क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो आपको बस वो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज सुनना चाहिए, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज सुनते ही क्या दिमाग में आया भाई, सबसे पहली है, मतलब n इज इक्वल टू 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1, तो बस 2 से 1 का एनर्जी डिफरेंस पता है 10.2 होता है, तो 12400 अपॉन 10.2 कर दिया, वेवलेंथ आ गई 1216 एंगस्ट्रॉम। वैसे ही सारी एनर्जी डिफरेंसेस से हम लोग ये निकाल सकते हैं। लेकिन एक और बहुत ही महान इंसान थे रेडबर्ग, और उन्होंने अपना खुद का एक अलग फॉर्मूला दिया वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग उससे भी वेवलेंथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर अभी उसी फॉर्मूला पे काम करेंगे, क्योंकि उस जो एनर्जी डिफरेंस वाला फंडा है वो तो मैं आपको बता चुका हूं। तो अब अपना नेक्स्ट है रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ, रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ। तो रेडबर्ग नाम के इंसान ने ये फॉर्मूला दिया, बोला कि 1/λ इज इक्वल टू क्या आएगा, RZ² 1/n1² माइनस 1/n,
n2 स्क्वायर। अच्छा, वेवलेंथ कभी आपने नेगेटिव में तो नहीं सुनी होगी यार, वेवलेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। वेवलेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव। अब ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब ये बड़ा नंबर होगा या छोटा नंबर होगा, मतलब ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। मतलब 1/n1 स्क्वायर बड़ा है, 1/n2 स्क्वायर छोटा है, इसका मतलब n1 छोटा होगा n2 से। अरे मतलब दिस विल बी समथिंग लाइक 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इस टाइप से, या 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इस टाइप से होगा। पहले वाला नंबर छोटा, बाद वाला नंबर बड़ा, ठीक है। और जो r है, अब क्योंकि उन्होंने खुद का अपना फॉर्मूला दिया है, तो r जो है वो हम लोग बोलेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 1.1 इंटू 10 की पावर 5 मीटर इनवर्स होती है। 1.1 इंटू 10 की पावर 5 मीटर इनवर्स, 1.1 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में देखेंगे तो 1.1 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स में देखेंगे तो 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हो नहीं सर पहले वाला ही सही था, नहीं, क्योंकि देखो ना मीटर इनवर्स में है तो अपॉन मीटर आ जाएगा, और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखोगे तो वो 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। अच्छा, 1/λ है तो लैम्डा कैलकुलेट कर सकते, नहीं तो 1/λ को डायरेक्टली एक और नंबर भी बोलते हैं, याद होगा, ये म्यू बार, दैट इज वेव नंबर। तो कभी कभी वेव नंबर भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो मोस्टली वेवलेंथ ही कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स की बारिश करवाता हूं, एग्जांपल्स की बारिश करवाता हूं। एक दो एग्जांपल करते हैं तो उससे थोड़ा आपका और फंडा क्लियर होगा। जैसे आपको ये वाला तो याद होगा यार, ये वाला वेवलेंथ, ये एनर्जी डिफरेंस कितना आता है? 1216 एंगस्ट्रॉम आता है, याद है आपको? 1216 एंगस्ट्रॉम आता है। तो अपन यही कैलकुलेट करके देख लेते हैं, और फिर ये वेरीफाई भी कर लेंगे ये फॉर्मूला कि भाई साहब रेडबर्ग भाई साहब ने सही फॉर्मूला दिया था नहीं दिया था। अप्रोक्सीमेट आ गया तो भी अपना सही है जुगाड़, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन करते हैं और उसी को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर H एटम या फिर हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई। क्या बोला है? फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर H एटम। तो सबसे पहले तो समझना है कि हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, मतलब Z = 1 है। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जैसे ही आपको लाइमन सीरीज सुना, मतलब n = 1 में आना है, n = 1 में आएगा, इतना लिख लो बस। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n = 1 में आएगा, और फर्स्ट लाइन मतलब n = 2 से n = 1 में आएगा, बोलो। तो बस अब अपना काम हो गया, 2 से 1 आएगा ना, तो 1/λ = क्या लिखोगे? rz², 1/n1² माइनस 1/n2²। कुछ लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर n1 कौन सा पुट करे, n2 कौन सा पुट करे। अरे भाई, अपने को आंसर पॉजिटिव लाना है, कुछ भी मत सोचो n1 क्या है n2 क्या है। 2 से 1 है और ये आंसर अपने को पॉजिटिव लाना है, तो पहले वाला नंबर छोटा होना चाहिए। मतलब भाई कंफ्यूजन किस में हो सकता है? इन्हीं दो चीजों में हो सकता है कि सर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर करें, या फिर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर करें। अब ये करोगे तो नंबर पॉजिटिव आएगा, ये करोगे तो नंबर नेगेटिव आएगा, मतलब ये नहीं करना है, ठीक है। तो अब 1/λ = r इंटू जेड का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे सर ये 1 और 2 कहां से आया? इस ट्रांजिशन से आया। n = 2 से 1 में आ रहा ना, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1/λ = r इंटू ये 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया? 3/4, तो 1/λ = r इंटू 3/4। यहां से लैम्डा की वैल्यू ना 4/3r आ गई यार। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 4/3r। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3r। तो वैसे तो अपने को मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो इसी से सोल्व हो जाएंगे, r तक ही। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू 4/3r आ ही गई है तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। 4/3 इंटू r की वैल्यू कितनी थी? 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, तो ऊपर जाएगा तो मीटर में आ जाएगा।
तो 4 बाई ये 3.3 और इंटू 10 की पावर -7 मीटर। 4 बाई 3.3 कितना होता है यार? 4 बाई 3.3 कितना होता है? ये 1.21, ये वैल्यू जो आती है वो 1.212121 आती है। देख लेते हैं एक बार, 1.2121 ऐसा लिख लेते हैं। तो 1.2121 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। इसको 10 की पावर -10 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 दशमलव इधर कर दो तो 1212.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। और 10 की पावर -10 मीटर क्या होता है बोलो? एंगस्ट्रॉम होता है। 10 की पावर -10 मीटर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1212 एंगस्ट्रॉम आ गई। तुम बोलोगे है सर आपने तो बताया था 1216 आना चाहिए, तो 1212 आ रहा है। अरे भाई अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल है। मतलब रेडबर्ग भाई साहब ने जो ये फॉर्मूला दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, वेरीफाई भी कर लिया। अच्छा 1 से 3 वाला भी याद है क्या आपको? 1 से 3 वाला याद है किसी को? कितना रहता है? 1025 होता है। चेक कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। 1 से 3 वाला चेक कर लेते हैं। अरे 1 से 3 मतलब 3 से 1। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर H एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब सिंपल सी बात है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये लिखना है। लाइमन सीरीज मतलब फिर से वही फंडा, लाइमन बाल्मर पास्सन। तो लाइमन मतलब n इज इक्वल टू 1 में आएगा, और कहां से आएगा? सेकेंड लाइन है तो 1 में आ रहा, तो 2 से 1 में भी आ सकता है, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1। तो फर्स्ट लाइन मतलब 2 से 1, सेकेंड लाइन मतलब 3 से 1। तो ये n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में आ गया। तो बस ये n1 और n2 की जगह पर 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहां से ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं बस। ये बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रह जाता है कि ये वैल्यूज कहां से ला रहे हैं, उस ट्रांजिशन से ला रहे हैं। जब 3 से 1 में जा रहे हैं तो इधर 1 लिख देंगे, इधर 3 लिख देंगे। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। यहाँ से 1 बाई लैम्डा कितना आ गया? आर इंटू ये 1 दिया गया, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 9। अच्छा 1 माइनस 1 बाई 9 कितना हो जाएगा? 8 बाई 9 हो जाएगा। 1 माइनस 1 बाई 9 कितना हो जाएगा? 8 बाई 9। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 8 बाई 9। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 9 बाई 8 आर हो गया, 9 बाई 8 आर। तो वैसे तो इतना कैलकुलेट करना आ गया तो भी सफिशिएंट है, लेकिन एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देख लो भाई, लैम्डा की वैल्यू 9 बाई 8 आर, मतलब 9 बाई 8, और आर की वैल्यू बोलो 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये ऊपर जाएगा तो मीटर बन जाएगा। तो 9 बाई 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। अब 9 बाई 8.8 कितना होता है? 1.0227। ये वैल्यू जो आती है, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको, 1.0227 ये आती है। तो 1.0227 और इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। फिर से वही करो, 3 दशमलव ले आओ इधर आगे, तो 1022.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और ये एंगस्ट्रॉम होता है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1022.7 एंगस्ट्रॉम आ गई। और हमने जो वैल्यू 12400 वाले फॉर्मूला से किया था तो 1025 एंगस्ट्रॉम आ रही थी। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो आ गई भाई। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो ये दोनों वेरीफाई मैंने करके बता दी। अब मैं आर की वैल्यूज पुट नहीं करूंगा। अब हम लोग जो सारा खेल करेंगे वो आर के टर्म्स में ही करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखना ध्यान से। इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट, इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज x एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
फाइंड आउट वेवलेंथ, फाइंड आउट wavelength of, if wavelength of first line of Balmer series is x angstrom, find out wavelength of second line of Paschen series। और आंसर मुझे x के टर्म्स में ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने वेलोसिटी में भी किए थे, ऐसे क्वेश्चन हमने रेडियस में भी किए थे, और अब हम लोग वेवलेंथ में भी कर रहे हैं। देखना, 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। वैसे तो हमको पता है कि r की वैल्यू क्या होती है, लेकिन r यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले केस में वेवलेंथ पता है x, तो वेवलेंथ पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ पुट कर देंगे और r की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, और फिर वही r की वैल्यू दोबारा से पुट कर देंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज सोचो क्या होगा, सोचो फटाफट बोलो। बाल्मर सीरीज मतलब लाइमन बाल्मर दूसरी सीरीज है, तो n = 2 में आएगा। अब 2 में आएगा तो 3 से 2 में भी आ सकता है, 4 से 2 में भी, तो n = 3 से n = 2 में आ गया। n = 3 से n = 2 में आ गया। ठीक है भाई, 3 से 2 में आ गया। अच्छा जी, और इसकी वेवलेंथ कितनी है, x एंगस्ट्रॉम है, तो क्या बन जाएगा 1/x = r इंटू जेड का स्क्वायर। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया है तो z की वैल्यू 1 मान लो, इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/x = क्या आ गया r, ये 1/4 माइनस 1/9, मतलब r इंटू ये 5/36 हो गया। तो यहां से ना आप r की वैल्यू निकाल लो यार। 1/x = 5r/36 है, तो यहां से r की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 36/5x, और इस r की वैल्यू दूसरे केस में पुट कर दो। यही तो कर रहे थे हम लोग, जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं उसकी वैल्यू वापस से पुट करते हैं। तो हमको चाहिए सेकंड लाइन ऑफ पास्सन सीरीज। अब पास्सन सीरीज कौन सी होती है, लाइमन बाल्मर पास्सन। पास्सन मतलब थर्ड सीरीज है, तो मतलब n = 3 में आएगा, तो 4 से 3 में भी आ सकता है, 5 से 3 में भी आ सकता है, 6 से 3 में भी आ सकता है, इनफाइनाइट से 3 में भी आ सकता है। तो सेकंड लाइन ऑफ पास्सन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ पास्सन सीरीज, यही बात है ना भाई। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ पास्सन सीरीज, मतलब लाइमन बाल्मर पास्सन। पास्सन मतलब n = 3 में आएगा, और सेकंड लाइन मतलब 5 से 3 में आ गया भाई। किस में आ गया बोलो, 5 से 3 में आ गया। तो 1/λ = r इंटू जेड का स्क्वायर, फिर से वही 1/1 का स्क्वायर, तो ये 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्यूब क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 5 से 3 आना, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/λ कितना आ गया r इंटू 1/9 माइनस 1/25, यही बनेगा। और r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो 36/5x, तो r की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो 1/λ = 36/5x इंटू, ये देखना 25 में से 9 घटाए तो 16 डिवाइड बाई 9 इंटू 25, बस ये वैल्यू आ जाएगी। इसको उल्टा कर दो, 36 इंटू 16 कर लो, मतलब कुछ ज़्यादा ही मैंने अटपटा नंबर दे दिया। 36 इंटू 16 576 आ गया, तो ये 576 और डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5 125 इंटू 9 1125x। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1125x डिवाइड बाई 576, और वही एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ आ गया। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। मैथ द कॉलम बहुत सिंपल है भाई, लाइमन, हम्फ्री, पास्सन, बाल्मर। सबसे पहले याद करो क्या बताया था, इसको थोड़ा सोचो एक बार, क्या करेंगे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना भाई। अरे बहुत सिंपल तो है, नहीं है क्या बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे बताओ, इसमें हम लोग सबसे पहला जो लाइमन सीरीज होता है वो तो अपना है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, जो बाल्मर होता है वो विजिबल रीजन में, बाकी फिर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ऐसा चलता रहेगा। तो लाइमन सीरीज सबसे पहला कौन सा है बोलो, लाइमन सीरीज। तो लाइमन तो सबसे पहला है,
सबसे पहला किस में आएगा, अल्ट्रावायलेट में आएगा। लाइमन सीरीज किस में आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। बाल्मर किस में आता है, विजिबल में आता है। क्यों विजिबल में आता है, ये अल्ट्रावायलेट में, ये विजिबल में, तो लाइमन हो गया अल्ट्रावायलेट में। अल्ट्रावायलेट मतलब क्यू आ जाएगा इसमें, ए में आंसर क्या आएगा, क्यू। बाल्मर किस में आएगा, विजिबल में, मतलब पी आ जाएगा। अच्छा लाइमन, बाल्मर, पास्टन, तो ये पास्टन जो है वो इंफ्रारेड में, तुम बोलोगे सर ये भी इंफ्रारेड में है, लेकिन एक इंफ्रारेड है, एक फार इंफ्रारेड है, तो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, पास्टन वाला इंफ्रारेड में आएगा, इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड का भी एकदम लास्ट वाला हिस्सा, तो सी में क्या आएगा बोलो, सी में हम लोग आर लगा देंगे, सी में इंफ्रारेड, और हम्फ्री एकदम लास्ट वाली है तो फार इंफ्रारेड, ऐसा आ जाएगा। बोलो कर दोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बोलो कर दोगे ना, बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप में, ये वाला क्वेश्चन करो भाई, ये और भी आसान है। यही फॉर्मूला बताया ना, म्यू बार, म्यू बार मतलब क्या होता है बोलो, 1/λ ही तो होता है, तो 1/λ। ये हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो देखो आर एच लिख दिया, आर मतलब जनरल केस के लिए आर लिखते हैं, और हाइड्रोजन वाले केस में आर एच लिख देंगे, ये बताने के लिए कि जेड की वैल्यू 1 है। तो जेड का स्क्वायर भी देखोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/λ² इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर, 1/n1² माइनस 1/n2²। देखो n1 लेस देन n2 लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये छोटा आएगा ये बड़ा आएगा। तो लाइमन सीरीज में हमसे पूछा है, इधर देखना ध्यान से, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है आपके लिए ये। भाई लाइमन सीरीज का मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू 1 में आएगा, तो लाइमन सीरीज का मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 में आएगा, मतलब ये वाला नंबर 1 होगा। ये वाला नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। भाई 2 से 1 में आएगा तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 3 से 1 में आएगा तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 4 से 1 में आएगा तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। मतलब ये नंबर फिक्स हो गया, लाइमन सीरीज के लिए 1 होगा। बाकी ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, P भी आएगा, Q भी आएगा, R भी आएगा, S भी आएगा। कुछ लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 1 में आता है, अब इधर तो n1 है ही नहीं, ये वाला नंबर 1 होगा। हमसे ये वाला नंबर पूछा है, n2 पूछा है। अच्छा अब बोलो बाल्मर सीरीज के लिए बोलो, बाल्मर सीरीज में ये नंबर 2 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आएगा, तो 3 से 2 में भी आ सकता है, 4 से 2 में भी आ सकता है, 5 से 2 में भी आ सकता है। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला नहीं आ सकता, बाकी सारे आएंगे Q R S। अरे भाई 2 से 2 में कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा ना, तो Q R S आएगा। पी फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पास्सन, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब n इज इक्वल टू 4 में आता है। अब n इज इक्वल टू 4 में आता है तो 5 से 4 भी आ सकता है, 6 से 4 भी आ सकता है, तो इसमें R और S आएगा। पी फंड क्या होता है, लाइमन, बाल्मर, पास्सन, ब्रैकेट, पी फंड। पी फंड मतलब n इज इक्वल टू 5 में आएगा, तो 5 में आएगा तो ऊपर से आएगा, तो 6 से 5 यानी कि R ही पॉसिबल होगा इसमें। ये क्लियर हुआ क्या सभी को? भाई सबसे पहला लाइमन सीरीज से समझ लो, फिर अपने आप फंडा क्लियर हो जाएगा। लाइमन सीरीज में आप 2 से 1 भी देख सकते हो, 3 से 1 भी देख सकते हो, 4 से 1 भी देख सकते हो, 5 से 1 भी देख सकते हो, 6 से 1 भी देख सकते हो। मतलब n1 की वैल्यू तो सभी में फिक्स हो गई कि 1 है, बाकी ये वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। बाल्मर में ये नंबर 2 हो जाएगा, तो ये नंबर फिर 2 पॉसिबल नहीं है, 1 भी पॉसिबल नहीं है, 3, 4, 5 ऐसे ऊपर वाले पॉसिबल होंगे। ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बार ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन पास्टन सीरीज फॉर लिथियम 2+ आयन। बस ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन पास्टन सीरीज का मतलब समझ लो। पहली बात तो समझो कि पास्टन सीरीज का मतलब क्या है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन। तो पास्टन मतलब n इज इक्वल टू 3 में आएगा। अब 3 से 3 में आएगा तो 4 से 3 में भी आ सकता है, 5 से 3 में भी आ सकता है, 6 से 3 में भी आ सकता है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हमको जो फोटोन चाहिए वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का चाहिए। अगर वेवलेंथ सबसे कम है, शॉर्टेस्ट है, छोटी है, अगर वेवलेंथ सबसे छोटी है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, बोलो मैक्सिमम एनर्जी होगी। अब एक बात सोचो,
मैं ये वैसे डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ऑल्दो बनाने की जरूरत है नहीं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ऐसे ही n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, तो 4 से 3 भी पॉसिबल है, 5 से 3, 6 से 3, ऐसे इनफाइनाइट से 3। तो 4 से 3 वाले में तो मिनिमम एनर्जी होगी, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, मतलब इसकी वेवलेंथ तो मैक्सिमम आएगी। इसकी एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, यहां पर ये वाला एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है, तो मतलब एनर्जी डिफरेंस यहां पर मैक्सिमम है, तो वेवलेंथ मिनिमम आएगी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वाली वेवलेंथ निकालनी है या ये वाली वेवलेंथ निकालनी है, सोच के बताना भाई, सोच के बताओ। हमको चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम है तो वो इनफाइनाइट से 3 में आएगा। मतलब हमको जो वेवलेंथ चाहिए वो इनफाइनाइट से 3 के लिए चाहिए। बोलो समझ में आई ये बात? कहां से कहां चाहिए बोलो? इनफाइनाइट से 3। तो बस अब कैलकुलेट कर लो, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर, लिथियम 2 प्लस आयन है तो जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 9 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, तो वो तो 0 हो जाएगा यार, क्यों? 1 बाई इनफाइनाइट इज 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? आर इंटू 9 इंटू 1 बाई 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई लैम्डा इज आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई आर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बोलो समझ आया? क्लियर हो गया क्या? अंडरस्टूड यार? एग्जाम्पल क्लियर है सभी को? अंडरस्टूड? चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ट्राई किया आप लोगों ने? ट्राई किया क्या? ट्राई किया? देखो 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 देखो, फिर से सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। लाइमन सीरीज दिख रहा है क्या? लाइमन सीरीज सुनते ही क्या दिमाग में आएगा? लाइमन सीरीज सुनते ही क्या दिमाग में आएगा? सबसे पहली सीरीज है लाइमन, बाल्मर, पास्सन। लाइमन है मतलब n इज इक्वल टू 1 में आएगा। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी बोलो हाँ या ना, और मिनिमम एनर्जी। अब देखो लाइमन सीरीज है मतलब n इज इक्वल टू 1 में आएगा, अगर n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो 2 से 1 में भी आ सकता है, 3 से 1 में भी, 4 से 1 में भी, 5 से 1 में भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी? 2 से 1 में मिलेगी यार, तो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में हो जाएगा। और हीलियम प्लस आयन है तो z की वैल्यू 2 हो ही जाएगी। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये आपको ये चाहना है कि पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर, मतलब 2 से 1 आ रहा है ना, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। तो ये r इंटू 4 इंटू ये 1 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 4 इंटू 3 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3r आ गया। मतलब वेव नंबर की वैल्यू पूछेंगे तो 3r, हमें वेव लेंथ चाहिए तो 1 बाई 3r कितना हो जाएगा? 1 बाई 3r, मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। हो रहे हैं क्या क्वेश्चंस? समझ आ रहे हैं क्या क्वेश्चंस? आ रहे? चलो बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। An excited state of hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda and returns in the ground state. Ground state में आ रहा है मतलब n is equal to 1 में आ रहा है। The principal quantum number of the excited state is given by. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एक्चुअली ऑप्शंस देख के आप घबरा रहे होगे। किसी n is equal to n में था, ये n नोट में था, और n is equal to 1 में आ रहा है भाई, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, पता नहीं कैसे, 5 से 1, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और इस फोटोन की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, n से 1 में जा रहा है ना, क्या जा रहा है बोलो? n से 1 में जा रहा है, तो 1 बाई लैम्डा
इज इक्वल टू आर इंटू जेड का स्क्वायर, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो, अच्छा हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है वैसे, एच एटम है तो जेड की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो आर इंटू 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और मुझे ये n चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n चाहिए, तो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। बस यहाँ से n नहीं निकाल सकते क्या, अरे r को डिवाइड कर दो, तो 1/λ r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, यहाँ से 1/λ r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/λ r, इसको लिख लो λ r माइनस 1/λ r इज इक्वल टू 1/n का स्क्वायर, तो n स्क्वायर कितना आ गया, λ r अपॉन λ r माइनस 1, और n की वैल्यू अंडर रूट कर दो, तो λ r डिवाइड बाई λ r माइनस 1 का अंडर रूट, ये अपना आंसर आएगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है उसके बाद तो यार, λ r अपॉन λ r माइनस 1, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, अंडर रूट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो दिस इज होमवर्क नंबर 1, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, ये होमवर्क नंबर 2, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करना। ये अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, एक छोटा सा 2 कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं मतलब, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है भाई, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था, यही तो था, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मान लो मैंने जेड को बढ़ाया, इस माइनस को एक बार के लिए अभी भूल जाते हैं, मान लो मैंने जेड को डबल कर दिया, क्या कर दिया, जेड को डबल कर दिया, तो तुम बोलोगे हाँ ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं जेड को डबल कर दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टोटल एनर्जी इज -13.6 इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर, बस इतना सा समझाना चाह रहा हूं मैं, फिर बाकी लॉजिक तो अपन लगा ही लेंगे। ये है, अगर मैं जेड को डबल कर दूं और फिर भी मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू चेंज ना हो, तो मुझे n को भी डबल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई मान लो 5/7 है, आपने इसको डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10/14 हो जाएगा, तो ये सेम ही तो रहेगा, मतलब वैल्यू सेम ही रही ना। मतलब आपने ऊपर वाले नंबर को डबल कर दिया, तो आप नीचे वाले नंबर को भी डबल कर दो, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मानते हो ये बात को, मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया। मतलब अगर आपने n को डबल कर दिया, z को डबल कर दिया, तो आप n को भी डबल कर दो, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर आप हाइड्रोजन एटम से हीलियम प्लस में जाओगे तो z की वैल्यू डबल होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू 1 होती है, और हीलियम प्लस में हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू 1 होती है, और हीलियम प्लस में z की वैल्यू 2 होती है, यही बात है। तो जब आपने हाइड्रोजन से हीलियम प्लस में गए तो z की वैल्यू को डबल कर दिया, तो आप क्या करो, n की वैल्यू को भी डबल कर दो, तो एनर्जी सेम रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम में देखता हूं और इधर की तरफ देखता हूं हीलियम प्लस आयन में, ध्यान से सुनना भाई, तो हाइड्रोजन एटम में z की वैल्यू है 1 और हीलियम प्लस आयन में z की वैल्यू है 2। तो जब आप हाइड्रोजन से हीलियम प्लस में जा रहे हो तो z की वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि एनर्जी सेम रहे, तो आप n की वैल्यू को भी डबल कर दो। मतलब अगर यहां पर आप n = 2 से n = 1 में देखते हो, क्या कर रहे हो, n = 2 से n = 1 में एनर्जी डिफरेंस देखते हो, और वही एनर्जी डिफरेंस आपको हीलियम प्लस में चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन 2 से 1 में ही नहीं मिलेगा, 2 से 1 में नहीं मिलेगा। भाई हाइड्रोजन में जो एनर्जी डिफरेंस 2 से 1 में मिलेगा,
क्या वही एनर्जी डिफरेंस यहां पर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन क्या 2 से 1 में ही मिलेगा? नहीं, 2 से 1 में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहां से यहां पे जाने पे z की वैल्यू डबल करी है, तो n की वैल्यू को भी डबल कर दो। तो 2 से 1 है तो इसका डबल कर दिया तो n इज इक्वल टू 4, इसका भी डबल कर दो तो n इज इक्वल टू 2। मतलब 4 से 2 में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो हीलियम प्लस में उतना ही आएगा जितना हाइड्रोजन में आता है 2 से 1 में। ये मैं कहना चाह रहा हूं। और समझाता हूं, थोड़ा और समझाता हूं। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं अब H एटम, इधर लिख लेते हैं हीलियम प्लस आयन, और इधर लिख लेते हैं लिथियम 2 प्लस आयन। ठीक है, हमको सेम एनर्जी डिफरेंस चाहिए, तो आप बताना कि क्या अपने को करना पड़ेगा। मान लो हाइड्रोजन एटम में मुझे एनर्जी डिफरेंस मिला 3 से 1 का, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी डिफरेंस मिला 3 से 1, तो क्या वही एनर्जी डिफरेंस 3 से 1 हीलियम प्लस में मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन क्या 3 से 1 में मिलेगा? नहीं भाई, यहां से यहां पर गए तो z की वैल्यू को डबल कर दिया, तो n की वैल्यू को भी डबल कर दो। मतलब 3 का डबल करो 6, 1 का डबल करो 2, तो 6 से 2 में भी वही एनर्जी डिफरेंस मिलेगा हीलियम प्लस में जो हमको हाइड्रोजन एटम में मिला था 3 से 1 में। अच्छा, वही मुझे अगर लिथियम 2 प्लस में चाहिए तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है भाई। यहां से यहां पर आप गए तो z की वैल्यू को आपने 3 गुना कर दिया, तो n की वैल्यू को भी 3 गुना कर दो। इसका 3 गुना करोगे तो 9 हो जाएगा, इसका 3 गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 9 से 3 में जो एनर्जी डिफरेंस लिथियम 2 प्लस में मिलेगा वही एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन में 3 से 1 में मिलेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, 2 से 1 का देख लो, इधर 2 से 1 है, हीलियम प्लस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या 2 से 1 में ही मिलेगा? नहीं, डबल करो तो इधर 4 इधर 2, इधर देखना है तो 3 गुना कर दो, तो 2 से 1 है, 3 गुना कर दिया तो 6 से 3 हो गया। अच्छा, अब सोच के बताना, यहां पर मुझे एक एनर्जी डिफरेंस मिलता है 6 से 4, तो यहां पर कितने में मिलेगा? सोच के बताना भाई। यहां पर एक एनर्जी डिफरेंस मुझे मिला 6 से 4 में, तो यहां पर वही एनर्जी डिफरेंस कहां से कहां पे मिलेगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मुझे यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस 6 से 4 में मिल रहा है, तो पहले मैं इसमें चला जाता हूं, आधा कर दो। क्यों आधा कर दो? तो 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 3 से 2 में वही एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। और फिर इसमें चले जाओ तो 3 गुना कर दो, 3 से 2 है, 3 गुना कर दिया तो 9 से 4 में वो एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? मतलब कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर H एटम is equal to which line of which series for helium plus ion। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ लिया तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनना भाई, क्या करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर H एटम, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर H एटम है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब 2 से 1। अब वही वेवलेंथ मुझे हीलियम प्लस में चाहिए, तो 2 से 1 है तो इधर की तरफ कहां से कहां मिलेगी? डबल कर दो तो 4 से 2 में मिलेगी। अब 4 से 2 बताओ कौन सी लाइन हो गई? 4 से 2 में आ रहा है, 2 मतलब बाल्मर सीरीज, 2 मतलब बाल्मर सीरीज, 3 से 2, 4 से 2, तो सेकंड लाइन हो गई। समझ आई बात? समझ आ गई? क्लियर हो गया? ऐसे हमको क्वेश्चंस करना है अगर हाइड्रोजन को हीलियम प्लस से रिलेट करना रहा तो। एक तो ये है। दूसरा, मैं एक छोटा सा फंडा भी बता देता हूं, छोटा सा फंडा बता देता हूं नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेशन का। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेशन वो जो आती हैं वो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 आती है। ये फॉर्मूला आप देख लो एक बार पहले, इसको मैं इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं। नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेशन कितनी होंगी? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। ठीक है, n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो तुम बोलोगे ठीक है, लेकिन 6 से 1 में तो आ रहा है, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे आएंगे n इज इक्वल टू 1 में ही। लेकिन कोई हो सकता है डायरेक्टली 6 से 1 आ जाए, कोई हो सकता है कि भाई 6 से 5 में आए और फिर 5 से 1 में आए, कोई हो सकता है पहले 6 से 4 में आए फिर 4 से 1 में आए, कोई हो सकता है पहले 6 से 5 में आए फिर 5 से 4 में आए फिर 4 से 3 में आए फिर 3 से 2 में आए फिर 2 से 1 में आए।
तो ऐसे बहुत सारे फोटोन्स मिलेंगे, बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उन फोटोन्स को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। अभी लगाएंगे कैसे भाई, 6 से 1 में आ रहा है तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा, 6 और 1 का डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने मिलेंगे, या फिर नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेंगी, बहुत सिंपल है, डेल्टा एन मतलब 5 इंटू डेल्टा एन प्लस 1 मतलब 5 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 × 6/2 30/2 15 फोटोन्स मिलेंगे। और मैं गिनवाता हूं कैसे 15 मिलेंगे, गिनवाता हूं कैसे 15 मिलेंगे। भाई आपने ये लिख लिया n = 1, ये लिख लिया n = 2, ये लिख लिया n = 3, लिख लिया n = 4, n = 5, n = 6। अब ये मेरा गिनने का थोड़ा तरीका आपको अजीब सा लग सकता है। भाई आपको ये देखना है ना कि n से 6 से 1 में आ रहे हैं, तो कुछ लोग 2 से 1 में आए होंगे, कुछ लोग 3 से 1, कुछ लोग 4 से 1, कुछ लोग 5 से 1, कुछ लोग 6 से 1। तुम बोलोगे सर 2 से 1 कैसे शुरू कर दिया आपने? अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स ने शुरू तो किया n = 6 से, तो कोई इलेक्ट्रॉन n = 6 से n = 2 में आया होगा और फिर 2 से 1 में दिख जाए। कोई हो सकता है 6 से 3 में आया होगा और फिर 3 से 1 में दिख जाए। कोई हो सकता है 6 से 4 में आया होगा फिर 4 से 1 दिख जाए। तो मैं थोड़ा उल्टे तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं फाइनल स्टेट को फिक्स मान के कर रहा हूं। तो ये लाइमन सीरीज वाले हो गए 5, फिर ऐसे बाल्मर सीरीज वाले कैलकुलेट कर लो तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। तो ये 5 फोटोन्स लाइमन सीरीज वाले, 4 फोटोन्स बाल्मर सीरीज वाले, फिर 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, इधर 3 फोटोन्स हो गए, इधर 5 से 4, 6 से 4 2 फोटोन्स और 6 से 5 1 फोटोन। तो देखो ना कैलकुलेट करो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15 फोटोन्स आ गए। अब ये फॉर्मूला ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, ठीक है। तो एक फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। n = 5 से n = 2 में आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने मिलेंगे? तो डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। डेल्टा n कितना है, 5 से 2 आ रहा है तो डेल्टा n की वैल्यू हो गई 3, 5 - 2 तो 3 × 4 डिवाइड बाई 2, 6 हो गया। और वो देख भी सकते हो 6, नोट करो यार। नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा 5 से 2 वाले देख भी तो लो यार, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, ये हो गए 4 से 3, 5 से 3 और ये 3 2 5 और 1 6 फोटोन्स मिलेंगे ऐसे टोटल। समझ में आ रहा है ये 6 क्यों मिल रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे सर 5 से 2 सीधा 5 से 2 में ले आओ, तो सीधा 5 से 2 वाला भी मिल रहा है, लेकिन कोई हो सकता है 5 से पहले 4 में आए, फिर 4 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए। तो सारे कैलकुलेट करने हैं अपने को, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करने। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? तो अगर कोई फोटोन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी n1 से n2 स्टेट में आ रहा है तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ आसान बना देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग de-excited, electrons are getting de-excited, electrons are getting de-excited from n = 6 to ground state। अब इसमें क्वेश्चंस देखना। पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइंस
इन लाइमन सीरीज कितनी होंगी। तीसरा, नंबर ऑफ लाइंस इन बाल्मर सीरीज कितनी होंगी। और फोर्थ क्वेश्चन, इफ ऑल द लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज आर मिसिंग, फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ वाला थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग डी एक्साइटेड। एक्साइट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना। डी एक्साइटेड मतलब ऊपर से नीचे आना। तो n = 6 से n = 1 में आ रहा है, n = 6 से n = 1 में आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो यार, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, यही तो लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा बोलो ना, डेल्टा n की वैल्यू 6 - 1 5 हो जाएगा, इंटू 6 / 2। 15 फोटॉन्स दिखाई देंगे। एक बार गिन लेते हैं कि भाई 15 फोटॉन्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो वही अप्रोच लगाओ अपना, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 और n = 6। 2 से 1, तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन 2 में तो था ही नहीं। अरे कभी तो आया होगा, कोई 6 से 2 में आया होगा, फिर 2 से 1 में दिख जाएगा। तो हम लोग इधर से कैलकुलेट करते हैं, इधर से नहीं, इधर से कैलकुलेट करते। तो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1 और 6 से 1, ये सारे लाइमन में आ गए। बाल्मर में देखोगे तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2। पास्टन में देखोगे तो 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3। अगले वाले में 2 और अगले वाले में 1। तो कितने हो गए देखना, 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। तो नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज, तो ये वाला होगा लाइमन सीरीज के, तो 5 आ जाएंगे। नंबर ऑफ लाइंस इन बाल्मर सीरीज कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखना, इफ ऑल द लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज आर मिसिंग, फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड। तुम बोलोगे अरे क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। टोटल कितनी है, ये 5। टोटल कितनी है देखना, टोटल कितनी है, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। तुमने बोला बाल्मर सीरीज वाली मिसिंग कर दो, गायब कर दो। तुमने बाल्मर वाली को पकड़ा और गायब कर दिया, मतलब अब ये नहीं है। तो तुम बोलोगे बहुत सिंपल है, 5 और 3 8, 2 10 और 1 11, 11 लाइन्स आएंगी। आंसर गलत हो जाएगा भाई। तुमने बोला कि अगर टोटल 15 है, उसमें से बाल्मर वाली 4 है, तो 15 - 4 कर दो 11। आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, इफ ऑल द लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज आर मिसिंग, बाल्मर सीरीज वाली लाइन मिसिंग है, मतलब आपने n = 2 पे किसी इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं किया। क्योंकि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ जाता तो फोटोन इमिट करता, लेकिन तुम बोल रहे हो कि वो तो हो ही नहीं सकता। कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आता तो बाल्मर सीरीज वाला फोटोन इमिट करता, वो तुम अलाउ नहीं कर रहे हो। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 में आ ही नहीं सकता है। तो ये 4 तो सीधे सीधे हमको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 में आया ही नहीं तो 2 से 1 वाला फोटोन भी तो गायब हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन 2 तक आया ही नहीं, 6 से शुरू किया, अब 2 वाले पे तुमने क्रॉस लगा दिया, भाई यहां पर कोई नहीं आएगा, तो 6 से 4, 4 से 3, फिर 3 से डायरेक्टली 1, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, फिर 3 से डायरेक्टली 1, ऐसे चल रहा है मामला। 2 वाले को एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो 2 वाले ये 4 तो मुझे दिखेंगे नहीं, दिखे ये तो नहीं दिखेंगे, इन पे आपने रेड मार्क लगा दिया। लेकिन अगर कोई 2 पे नहीं आए तो फिर 2 से 1 वाला कैसे दिख जाएगा, ये भी तो गायब करना पड़ेगा। तो मतलब आंसर 11, मतलब टोटल जो 15 थे उसमें से 4 तो आपने अपनी मर्जी से गायब करे, लेकिन एक और गायब करना पड़ जाएगा। 10 लाइंस आएंगी, क्योंकि मुझे ये वाला नहीं दिखेगा। फिर समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चंस और करवा देता हूं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए हैं, है ना, दिए ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में था, ये क्वेश्चन होमवर्क में था। ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं।
ये वाला क्वेश्चन एक बार करते हैं, इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने वो आपको कॉन्सेप्ट बताया था। व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बाल्मर ट्रांजिशन n = 4 से 2 इन हीलियम प्लस आयन। मतलब ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम में कौन सी ट्रांजिशन होगी जिसकी हीलियम प्लस में भी वही वेवलेंथ आएगी जो n = 4 से n = 2 में आते हैं। मतलब हीलियम प्लस में जो 4 से 2 में जो ट्रांजिशन में एनर्जी आती है, वेवलेंथ आती है, वही मुझे हाइड्रोजन में चाहिए। तो क्या करो, आधा कर दो, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 2 से 1 में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 2 से 1, 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 मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एन इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, के एल एम, एम सेल मतलब n = 3 में है, ऑन डी एक्साइटेशन टू ग्राउंड स्टेट, मतलब 3 से 1 में आ रहा है यार, सिंपल सी बात है, 3 से 1 में आ रहा है। तो लाइंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा n कितना है 2, डेल्टा n प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 2, 3 लाइन्स आ गई। अच्छा कैलकुलेट तो कर लो, 3 कैसे आएंगी? अरे भाई ये n = 3 है, ये n = 2 है, ये n = 1 है, 3 से 2, 3 से 1 या 2 से 1, 3 लाइन आएंगे। ऐसे कैसे भी कैलकुलेट कर लो, 3 आएंगी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपना जो ये लेक्चर है वो खत्म होता है। तो आज की क्लास में मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली चीज़ें करवा दी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली चीज़ें करवा दी, और अपना नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेशन वाला बता दिया। तो अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।